तो जैसे कि क्या करता है, आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का यही काम है कि कितने मतलब लेन देन हुए, मुद्रा प्रवाह क्या है, ठीक है, कीमत की मांग और कीमत कैसी, कीमत का स्तर कैसा है, मांग और पूर्ति का क्या संबंध है, तो ये काम करता है, ठीक है। फिर बोल रहा है परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है, मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तु एवं सेवाओं का वितरण। अब जो दोस्तों परंपरागत अर्थशास्त्र का अध्ययन केंद्र था, जो पहले के अर्थशास्त्र केंद्र थे, वो क्या करते थे, किसी एक समाज के वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन करते थे, बस वहीं के वितरण मतलब देखते थे वहाँ का कितना आपूर्ति हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है सामान का, कितना वस्तुओं और सेवाओं का वितरण हो रहा है, ठीक है, वो वहीं उसी दायरे तक संकुचित रहते थे। वे अर्थशास्त्री, अब देखिए, वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, ठीक है, वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। अब वे अर्थशास्त्र जो, यानी आज के वर्तमान के अर्थशास्त्र जो राजनीतिक और आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, वो राजनीतिक के बारे में भी जानते हैं और आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, और वो समझते हैं कि यहाँ पर समाज का क्या महत्व निकलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, तो वो उस हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। और एक तरीके से देखा जाए जो परंपरागत अध्ययन था उससे कहीं बेहतर ये वाला अध्ययन है, क्योंकि इसमें आप राजनीतिक और सामाजिक स्तर सभी के स्तर देखते हुए आप अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण आप कर पाते हैं, ठीक है। वही बता रहा है कि विस्तृत दायरे को समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना है। अब आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य क्या हो सकता है? प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य यही होगा कि इसमें एक तरीके से नियम बनाया जाए और जितने भी विश्लेषण हो रहे हैं उसको तटस्थ रूप से उसका विश्लेषण किया जाए, ठीक है, एक मजबूत पक्ष के रूप में विश्लेषण किया जाए। ऐसा नहीं हो कि परंपरागत रूप से किसी एक सामाजिक स्थिति में गए, एक समाज एक एरिया को उठाए, वहीं पे विश्लेषण कर दिए, भैया हाँ ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम कानून के आधार पे और सभी लोगों का समान विश्लेषण किया जाना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में। ओके, अब करें समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। अब समाजशास्त्री जो होते हैं, वो आर्थिक व्यवहार को कैसे देखते हैं? वो इस तरीके से देखते हैं कि सामाजिक मानक कैसे हैं, वहाँ के मूल्यों के स्तर कैसे हैं, वहाँ के व्यवहार कैसे हैं, वहाँ कैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, वहाँ के हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। यानी कि वो एक तरीके से समाजशास्त्री जो होते हैं ना, वो हर पहलू को देखते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं या किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो बस हाँ भैया यहाँ पे गरीब ज़्यादा हैं, चलो ठीक है, यहाँ का सामाजिक स्तर लो है, बस बता दिए। नहीं, अरे गरीबी क्यों है भैया, क्या रीजन है कि यहाँ गरीबी क्यों, यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हो पाया है, क्या कारण है, कैसे, ये सब ये लोग अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्री लोग। फिर बोल रहे हैं निर्गमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं। अब निर्गमित क्षेत्र मतलब कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि समाजशास्त्री जो लोग होते हैं वो सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो न कि एक विषय वस्तु पे टिके रहते हैं, वो सभी लोग का अध्ययन करते हैं। फिर कह रहे हैं विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। अब विज्ञापन की बात यहाँ बोल रहा है कि जो विज्ञापन है वो क्या करता है, उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग से करता है। जैसे कि अगर आप विज्ञापन देखते हैं टेलीविज़न पे, अगर आप किसी भी चीज़ का विज्ञापन देख लीजिए, वो चाहे आप विराट कोहली का देख लीजिए जो शूज़ का अगर वो एडवर्टीज़ कर रहे हैं, तो आप लोग भी चाहेंगे कि मैं भी विराट कोहली जैसा शूज़ खरीदूँ, ठीक है। अगर रोहित शर्मा कोई ब्रांड किसी चीज़ का ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप भी वही चाहेंगे कि मैं लूँ, या धोनी करेंगे। तो ये क्या होता है, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट ही तो है जो आपके जीवन शैली को नया रूप प्रदान करता है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा करते हैं लोग, तो इससे भी अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां, जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री होते हैं वो नारी लोगों के सपोर्ट में होते हैं। वो चाहते हैं कि इस संगठन में नारी लोगों की बढ़ोतरी ज़्यादा हो, उनकी भागीदारी भी ज़्यादा हो, ताकि वो एक विशेष लिंग का विश्लेषण कर सकें। अर्थात जैसे अगर किसी
संगठन में पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो वो लोग क्या करते हैं कि पुरुष लोग ज़्यादातर पुरुषों का ही विश्लेषण करेंगे, कुछ कुछ होंगे जो महिलाओं का कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विशेष तबके के या विशेष वर्ग के किसी समूह को बैठाते हैं और महिलाओं को बैठा देते हैं तो वो महिलाओं के लिए देखेंगे और पुरुषों के लिए भी देखेंगे और पुरुष भी दोनों लोग के लिए देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों वर्ग समान रूप से बटा रहेगा और उसमें कोई भी मतभेद नहीं होगा और विश्लेषण में भी आसानी रहेगी। फिर यहाँ उदाहरण के लिए देकर बोल रहा है कि उदाहरण के लिए यह देखेंगे किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अब घर पे किया गया बाहर की उत्पादकता से जुड़ने के विशेष में अगर आप संगठन के क्षेत्र में अगर कोई काम सभी लोग मिलकर करते हैं तो बाहर की क्या स्थिति उससे प्रभावित होती है। अगर किसी संगठन में दोनों लोगों के वर्ग होंगे, महिलाओं पुरुषों के, तो बाहर की उत्पादकता भी अच्छी ही होगी, उससे जुड़ा हुआ ही होगा क्योंकि दोनों लोगों का विश्लेषण समान रूप से चलेगा। मैं इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। वैसे इसके और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, जैसे कि घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब घर पर कोई कार्य आप कर रहे हैं, जैसे कुछ सामान लेकर आ रहे हैं या बाहर के लिए अगर आप मान लीजिए कोई सामान लाएं घर पे, तो क्या होगा, बाहर की उत्पादकता को जोड़ेगा ना। अगर आप वहाँ से लेकर आ गए अपने पास तो वहाँ पर 10 रहेंगे तो वहाँ अब 9 बचे और जनसंख्या काफ़ी है, तो अब क्या होगा, उत्पादकता और बढ़ा के उसको वापस से 10 करेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, जुड़ गया। तो ये दोनों परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यावहारिक सुझाव में परिणित करने की क्षमता से भी जिसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी नहीं, पहले इतना समझ लेते हैं। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो समाजशास्त्री जो हैं वो अर्थशास्त्री से जलते हैं। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्रियों के लिए देखिए पैमाना कोई होता नहीं है, वो बस एक तरीके से अध्ययन या आलोचना ही कर सकते हैं समाज को लेकर। लेकिन जो अर्थशास्त्री होते हैं उनका एक माप रहता है, एकदम सही तकनीक रहता है और नियम और सूत्र होता है जिसके अनुसार वो किसी भी चीज़ को किसी व्यवहारिक सुझाव क्या करते हैं, एकदम परफेक्ट चीज़ ला कर रखते हैं। जैसे मांग और पूर्ति की स्थिति अगर शो कराना है तो उसके लिए नियम अलग निकालेंगे और उसके हिसाब से एकदम तटस्थ रूप से उसका आंसर ला के रख देंगे। लेकिन समाजशास्त्री के पास ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए वो उनसे क्या होते हैं, जलते हैं। ये एक तरीके से व्यंग्य दे रहा है। फिर बोल रहा है कि फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थापन प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ बता रहा है कि जो अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता जो है वो प्रायः क्या होता है, वो क्या करते हैं ना, पूर्वानुमान जो लगाते हैं वो बस एक तरीके से ये एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ यहाँ तक ये स्थिति होगी, जबकि वो वर्तमान समय की स्थिति को नहीं देखते हैं। तो क्या करते हैं, वो स्थिति को देखते नहीं है, बस वो अपना पूर्वानुमान जारी कर देते हैं कि हाँ ये स्थिति है और अर्थव्यवस्था में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे। जबकि अगर आप अभी के रूप में उदाहरण के रूप में देखेंगे, जो कोरोना काल चल रहा है, तो जो अर्थशास्त्री रहे होंगे वो तो पहले अनुमान लगा दे होंगे कि भारत की जीडीपी इतने जाएगी। लेकिन अब तो स्थिति डाउन हो गई है, अब जीडीपी गिर भी रही है। तो यही क्या होता है कि एक तरीके से दिक्कत प्रदान करता है समाजशास्त्रियों के लिए, जिसका अध्ययन समाजशास्त्रियों करना पड़ता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, क्यों आया ये, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पियरे बेरद्यू ने 1998 में क्या लिखा था, देखिए इसमें, वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं बल्कि अपराध, आत्महत्या और ऐसी ही अन्य लागतों पर भी। यानी दोस्तों यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की जो लागत है वो केवल निगमित निकाय संबंधित नहीं होना चाहिए या उस पर ही सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान देना चाहिए कि समाज में जो अपराध, आत्महत्या और ऐसे ही अन्य चीज़ें जो हो रही हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखेगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांकेतिक क्रियाकलापों से संबंधित जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता या अनिश्चित रोजगार से संबंधित भौतिक एवं प्रतीकात्मक लागत का भी, उदाहरण के लिए दवाओं का उपभोग, समन्वयकारी दवाओं के इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस नाम है। तो यानी ये बताने की कोशिश करें जो अर्थशास्त्र अभी का चल रहा है उससे भी अच्छा हम लोग को लाना पड़ेगा, जहाँ पर सुरक्षा जैसी स्थिति हो, भौतिक और सांकेतिक क्रियाकलाप संबंधित हो और क्या हो, रोजगारी से संबंधित हो, जहाँ पर रोजगार रहे, ठीक है। तो ऐसा अर्थशास्त्र हम लोग को लाना होगा।
दोस्तों मैं थोड़ा इधर बिजी चल रहा हूँ। मैं एक तरीके से वर्किंग टाइम पर इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता। जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र के विपरीत है, और वो क्या करता है, तकनीकी समाधान तो प्रस्तुत नहीं करता है। आप सभी जानते हैं इसमें कोई सूत्र नहीं है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बोल रहा है, बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से प्रश्न पूछता है, आखिर समाज ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, और ऐसा है अभी तक है तो क्यों है। जैसे अगर कोई समाज या कोई एरिया अगर पिछड़े वर्ग में है तो क्यों है, और अब इतने साल बीत गए, सभी विकसित हो रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा रह गया। तो एक तरीके से आलोचनात्मक विवरण देते हैं, और प्रश्न पूछने का ही इनका काम रहता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है, और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति, बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों समाजशास्त्र जो है वो एक तरीके से आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछता है। आखिर कोई भी समाज है तो ऐसा क्यों है, उसके पिछड़ेपन की क्या कारण रह गए, या अगर कोई समाज विकसित हो जा रहा है या वहाँ पर औद्योगिकरण है तो वहाँ की क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं, या उसकी क्या उपयोगिता है। तो ये सब चीज़ें क्या करता है समाजशास्त्र, इसके बारे में प्रश्न पूछता है, और सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछता है, उसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित करता है कि अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं तो हम लोग आगे निकल। जैसे आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते होंगे जहाँ पर लेखक लोग अपने अपने राय रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने राय तो रखते हैं, साथ ही साथ किसी समस्या का निराकरण भी बता कर जाते हैं 4-5 पॉइंट में। तो समाजशास्त्री भी ऐसा ही काम करते हैं कि किसी भी चीज़ को ऊपर के ऊपर उठाना, किसी चीज़ को हानि से लाभ की ओर ले जाना, या किसी को प्रासंगिक की ओर बनाना। ठीक है। अब बोले, हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है। अब जो समाजशास्त्र में जो प्रवृत्ति आई है वो काफ़ी अच्छी आई है, ठीक है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। जिसका कारण ये माना जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो आज बहुत ही व्यापक हो गया है और आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए हुए है, यानी हर जगह से आलोचना करता है ताकि दूसरे राजनीतिक संबंधों को उनको पता चले कि हाँ ये स्थिति है, इसको सुधारना चाहिए। और यही रीजन है कि इसमें पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है। अब बोल रहा है, समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति के पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं, यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा। यानी अब समाजशास्त्र का क्या कार्य रह गया है, वो क्या करता है, वो किसी विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट करता है और कोई कारण को वो अपने रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई समाज में कोई कारण अगर घटित हो रहा है तो वो क्यों घटित हो रहा है उसके पीछे भी इसका अध्ययन रहता है। तो दोस्तों ये था आर्थिक समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके साथ संबंध। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान। अब ये क्या करा है, ये देखिए थे, जैसा कि अर्थशास्त्र में है वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमों की परस्पर अंतरक्रिया की बहुलता है। ठीक है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान दो केंद्र पर केंद्रित था, दो तत्वों पर। पहला राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा सरकारी प्रशासन। पहले जो राजनीतिक विज्ञान थे वो दो ही तत्वों पर केंद्रित थे, राजनीतिक सिद्धांत पे और सरकार के जो प्रशासनिक विभाग हैं उन पे मात्र। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप में शामिल नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों रूप में राजनीतिक विज्ञान कहाँ। अगर राजनीतिक विज्ञान के अर्थ सेंस में आप क्या देखते हैं, यही ना कि राजनीतिक के रूप में जो समाज का विकास हो रहा है और जो समाज के अंदर भेदभाव है, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको किस तरह उठाया जाए, तो ये ना राजनीतिक विज्ञान आया, न कि ये आया कि केंद्र में कौन है, प्रशासन विभाग क्या है। ये ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर बोल रहा है दोनों में से, हाँ ठीक है, सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जबकि प्रशासनिक विभाग का केंद्र सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। तो क्या है, मतलब जो मार्क्स वगैरह रहे वो क्या किए, वो केंद्र राजनीतिक विज्ञान के केंद्र को क्या किए, दूसरे रूप से वर्णित किए। लेकिन वास्तव में क्या है, ये केंद्र में जो प्रशासन विभाग है उनके रूप में व्यक्त होता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के रूप में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक, हम लोग ये लगते हैं देखने। अब इसमें क्या, ये तो नहीं हुआ राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र मतलब कि आप इसके अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र हैं,
इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ग हैं, जो इसके अंतर्गत आने वाले समूह, उन पर आप किस तरीके से दृष्टिकोण अपना रख रहे हैं, क्या उनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं आप, ये मायने रखता है। तो समाजशास्त्र के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा है। जाहिर सी बात है, परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार के अध्ययन तक सीमित रखा है, बस कि प्रशासन विभाग कैसा हो, केंद्र में कौन रहे, सत्ता में कौन आए जाए, बस इससे ज़्यादा ऊपर उठे ही नहीं है। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। जैसा कि मैंने बताया, समाजशास्त्र जो है सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय पर, यानी सरकार पे तो ध्यान देगा ही कि सरकार कैसे क्या कर रही है, साथ ही साथ संस्थाओं पर भी, जो एजेंसीज वगैरह हैं, जो संस्थाएं हैं या जो मंत्रिमंडल वगैरह हैं, उन पर भी ध्यान देता है और उनके कार्य नीति को भी निर्धारण करता है और देखता है कि हाँ ये कैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विज्ञान वो हमेशा केंद्र के रूप में संकुचित रहकर रह जाता है। तो यहाँ पर ये था। हालांकि समाजशास्त्र की अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीतिक विज्ञान से लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनाव में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफ़ी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। यानी कि हालांकि समाजशास्त्र के अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीतिक विज्ञान से लंबी साझेदारी है। जाहिर सी बात है, जो समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, इन दोनों की अपनी साझेदारी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर राजनीतिक विज्ञान आप पढ़ते हैं तो उसमें समाज के बारे में ही तो पढ़ते हैं। आखिर प्रशासन है किसके लिए? समाज के लिए है। केंद्र और राज्य जो बने हैं समाज के लिए ही बने हैं। तो ये दोनों की लंबी साझेदारी है। तो वही बता रहे, जो मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने काम किया, जिससे कि क्या हुआ कि राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया गया राजनीतिक समाजशास्त्र, यानी दोनों को जोड़ा गया। यानी उन्होंने ऐसा कुछ तर्क दिया जिसके माध्यम से ये लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में अब क्या है, वास्तविक रूप अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। जो समाज में क्या हो रहे हैं, आखिर आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से अब जनता भी जागरूक हो रही है और प्रशासन वगैरह जितने भी वो लोग उनके लिए काम भी कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, मतदान के क्षेत्र में बात किया जाए तो मतदान भी काफ़ी अब बढ़ चढ़ के हो रहा है। सभी युवा जागरूक हो रहे हैं मतदान को लेकर। ठीक है, अपने वोट पावर को वो समझ रहे हैं। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन, समाजशास्त्री कारण, राजनीति में जेंडर की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जा रहा है। यानी अब बदल रहे हैं। पहले तो आलोचना किया इसने, फिर बताया कि हाँ अब धीरे धीरे सब सही हो रहे हैं। अब आइए समाजशास्त्र एवं इतिहास के बारे में देखते हैं। समाजशास्त्र एवं इतिहास। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो क्या करते हैं, नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री क्या करते हैं, समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। जैसा कि मैंने हम ऊपर चर्चा किया था कि दोनों में ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं है, दोनों में लगभग समान अंतर ही है। इतिहासकार पहले के वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। ठीक है, इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। यानी यहाँ बता रहा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसा कि आप देखें, वो प्राचीन का अध्ययन करेगा, ये समकालीन और थोड़ा सा अतीत के अध्ययन करता है। उसी प्रकार ये अब क्या है कि अब समाजशास्त्री जो है वास्तविकताओं से सार निकाल उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, आजकल जो इतिहासकार हैं अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। यानी कि आज के जो समाज है, यानी आज का जो मानव है, वो जाहिर सी बात है पहले भी इसी तरीके का बिहेवियर करता रहा होगा जो आज कर रहा है, या फिर आज जिस प्रकार रह रहा है पहले भी रहता होगा। तो ये क्या है, ये इस तरीके से इतिहासकार इसको भी समझने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंध में परिवर्तन या परिवार में लिंग संबंध के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ। लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्री हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यानी अब जो इतिहासकार हैं वो क्या, पहले के इतिहासकार यानी परंपरागत इतिहासकार जो थे वो क्या करते थे, युद्धों वगैरह पर ज़्यादातर ध्यान देते थे।
ठीक है, युद्ध पर ध्यान दिए और कौन से कहाँ पर पत्थर पाए गए यही सब पे ध्यान देते थे। लेकिन अभी के जो हैं वो क्या करते हैं, सभी चीज़ों को जोड़ कर देखते हैं और समाजशास्त्रियों को अपने अंडर में लेकर कार्य करते हैं। जैसे कि वहाँ पर क्या लिंग रही होगी, उस टाइम के कैसे मतदान क्षेत्र थे, पहले लोग कैसे जीवन निर्वाह करते थे। तो अब क्या हुआ, दोनों की सहभागिता के द्वारा ही अध्ययन किया जा रहा है। फिर कहता है यह शासकों के कार्य युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। अंत में बता रहा है कि जो समाजशास्त्र है वो कार्य एवं युद्ध राजतंत्रवाद की बजाय, मतलब युद्ध इस सब को बजाय वो किस पे ध्यान देता था, सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। अब इन दोनों का मिला जुला कर रूप देखा जाए तो इतिहास जो कि प्राचीन के बारे में, अतीत के बारे में हमें बताता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, युद्ध कब कहाँ पर कैसे हुए, ये सब ठीक है, कौन किसको हड़पा, कौन किसको जीता। लेकिन जो समाजशास्त्र है वो हमें ये बताता है कि उस टाइम के लिंग क्या थे, मतलब सॉरी लिंग दर क्या रहे होंगे, और उस टाइम की प्रथाएं कैसी थी, उस टाइम के सामाजिकरण कैसा था। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। अब आता है हमारा समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। समाजशास्त्र मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जाहिर सी बात है, मानव के व्यवहार को ही हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं यादाश्त तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। अब मनोविज्ञान का क्या तरीका, मतलब मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति से पहले तो ये संबंधित है। दूसरा चीज इसकी व्यक्ति के बौद्धिकता और सीखने की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है, अभिप्रेरणाओं और यादाश्त की अध्ययन करता है, तंत्रिका प्रणाली का अध्ययन करता है। ठीक है, और आशाओं और डर में रुचि जो रखता है उसका अध्ययन करता है। ठीक, फिर करें सामाजिक मनोविज्ञान, जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। सामाजिक मनोविज्ञान अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। तो दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन इसी प्रकार रहता है कि कोई एक व्यक्ति वो किस प्रकार सामूहिक तौर पर व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अगर वो किसी और के साथ दूसरा व्यवहार करता है तो एक तरीके से बेसिकली यहाँ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खइम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। तो दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था और उनके परिवार, नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति और उनके मूल्य, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और उसमें एक तरीके से दुर्खाइम जो लेखक रहे होंगे, उन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को एक स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा किया। ठीक है, आत्महत्या कोई क्यों करता है, क्या रीजन है, क्या समाज पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है, या किस प्रभाव से वो प्रभावित होकर आत्महत्या करता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। यह उस सांख्यिकी आंकड़ों के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। तो ये मनोविज्ञान था, इतना ज़्यादा डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, मानव व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या था, समाज को जोड़ दिया गया, तो वो समाज में रहकर कैसा अध्ययन करेगा, वही था इसमें। अब आता है हमारा समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान। अब ये दोनों को जोड़कर बताया, उसमें सिर्फ मनोविज्ञान को अलग बताया और इसको अलग बताया, और साथ में जोड़ के थोड़ा सा कंक्लूजन दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों को साथ में जोड़ रहा है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। देखिए, अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं, सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। ठीक है, अधिकांश देशों में क्या होता है, मानव विज्ञान में क्या मानव विज्ञान के अंदर में क्या आता है, भौतिक विज्ञान, ठीक, सांस्कृतिक इतिहास उसका कैसा रहा, भाषा की विभिन्न शाखाएं कैसी थी, सामान्य समाज कैसे थे, तो इन सबको पक्ष का अध्ययन किया जाता है देशों में। हमारे यहाँ यानी यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि ये समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है।
समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। तो यहाँ बता रहा है समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समस्याओं का अध्ययन समझा जाता है। जो समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, जो समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, समाज में जटिल क्रियाओं का और जटिल परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामाजिक मानव विज्ञान क्या करते हैं, वो सरल समाज का अध्ययन करते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है, या समझाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिम से शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्रायः विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। यानी कि अगर समाजशास्त्र है तो उसका पहले भी प्राचीन में कुछ स्थिति रही होगी। तो ये बोल रहा है कि पहले विषय का अपना एक इतिहास होता है, ठीक है। तो समाजशास्त्र का भी एक इतिहास रहा होगा। तो इसमें सामाजिक मानव विज्ञान के विकास के बारे में बता रहा है कि जो पश्चिम दिनों में क्या होता था कि पहले मनोविज्ञान जो गैर यूरोपियन थे वो समाजों का अध्ययन करते थे, जिससे उनको क्या लगा कि यार ये तो असभ्य लोग हैं। गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किए तो इससे पता चला पहले क्या, अगर सॉरी एक मिनट सब छोड़ो, अच्छा ये ध्यान दो। जैसे यूरोपीय साम्राज्य जो था वो पहले विकसित हुआ, ओके, यूरोपीय साम्राज्य पहले विकसित हुआ, वहाँ पर औद्योगिकरण सब आया, हर चीज़ हुआ और वे सभ्य हो गए। तो जब ये गैर यूरोपीय एरिया में गए जहाँ पे इनका शासन रहा, तो वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि यार ये सब तो असभ्य हैं। तो उन्होंने क्या किया, मानव विज्ञान का अध्ययन करना स्टार्ट किया, ठीक है। और जिनका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो जिसको देखा इन्होंने, उन लोगों ने उसको असभ्य माना कि यार ये सब सही से नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया, जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। यानी कि उस टाइम पे जो था वो लोग तो लिख दिए कि अरे यार ये सब असभ्य हैं, ये सब सही से नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, अब उन सब का निराकरण किया जाता है। अब वो लोग खुद अपने आप की आवाज़ उठाते हैं। जो भी वर्ग लोग के हैं, जो भी समूह के लोग हैं, जो भी जिनको असभ्य समझा जाता है, वो क्या किए, उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाया। उन्होंने बोला कि ये हमारी व्यवहारिक स्थिति है, हम लोग का यही संस्कृति है, हम लोग इसी प्रकार से रहेंगे। अगर आप अंडमान एंड निकोबार जाओ तो वहाँ पर आप देखोगे आज भी शिकारी समूह वहाँ पर रहते हैं, तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। अगर आप चाहो तो उनको बदल दो, आप जाओ वहाँ पर उनको मोबाइल दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उनके जैसे वो रहते हैं, वो उनका एक तरीके से संस्कृति है, ठीक है। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीकों से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिम समाजों में कर रहे थे, जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। अब क्या हुआ, जो यूरोपीय लोग थे मानव विज्ञान का जब अध्ययन करते थे तो क्या करते थे, अपना एक अध्ययन का तरीका निकाला और उसमें डाल दिया कि ये करने वाले सभ्य माने जाएंगे, ये करने वाले असभ्य माने जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने आधुनिक पश्चिम समाज क्या किया कि उसकी तुलना किया और एक तरीके से मानदंड के रूप में उसको प्रदर्शित किया या देखा कि हाँ, इस पद्धति को जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, असभ्य होगा, जो फॉलो करेगा वो सभ्य होगा, ठीक। अब आता है, अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। जैसे कि हमने देखा, आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गाँवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पाद उद्योग को समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज़्यादा बल प्रदान किया है। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। यानी कि जब ये इसका अध्ययन किया गया, अन्य प्रकार समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान प्रकृति को परिभाषित किया है। देखिए यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जो औपनिवेशिक काल आया, जहाँ पर भी औपनिवेशिक शासन गया, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के सामाजिक स्तर को उन्होंने बदला।
जब सामाजिक स्तर को उन्होंने बदला तो वहाँ पे छोटे से छोटे गांव जो थे वो क्या हुए, भूमंडलीकरण के प्रभाव में आने लगे। वो भी उसी धारा में चलने लगे, वो भी अपने लिए हक कानून से लड़ने लगे। ठीक है, वो भी अपने भूमि कानून में परिवर्तन चाहने लगे। जहाँ पर जैसे कि औपनिवेशिक काल जब आया तो वहाँ पर शासन करते रहे, लेकिन जब इन लोगों को वहाँ के जो जिनके ऊपर शासन किया वहाँ के लोगों में जब एकरूपता आई, जब जागरूकता बढ़ी, तो उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, अपने भूमि कानून के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। तो ये सब क्या था, वो मानव विज्ञान के सामाजिक में परिवर्तन ही तो था। आखिर वो पहले ऐसे तो थे नहीं कि विरोध करें, या ये जो आया उनके ऊपर चुपचाप वो उससे सह लेते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, जब उपनिवेशवाद आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो उन्होंने अपनी सभ्यता को वहाँ जब थोपना शुरू किया तो कहीं ना कहीं इससे वो वर्ग भी प्रभावित हुआ जो पहले वहाँ पे ऐसा नहीं रहता था। ठीक है, तो वही यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी उस टाइम पे कि यार एक छोटा समाज है या फिर छोटा गांव है, उसका अध्ययन करते समय ये समझा जाता था कि सीमित समाज है, मतलब अरे यार ये सब सही से नहीं है, असभ्य है। लेकिन ऐसा अब नहीं है, ऐसा अब नहीं माना जाता है। अब उनके यहाँ इस चीज़ को संस्कृति मानी जाती है। अगर कोई समाज ऐसा है तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उसकी संस्कृति ऐसी है। हाँ, अगर आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो वो अलग चीज़ है। अगर आप निकोबार या अंडमान निकोबार साइड जाओ तो वहाँ के लोगों का उदाहरण आप लोगे तो वहाँ पे आर्थिक क्षेत्र काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा आर्थिक जैसा कुछ नहीं है। वो शिकारी समूह, वो अपने शिकार खुद करते हैं, खाते हैं, उसी तरह जीवन निर्वाह करते हैं। तो वहाँ की सामाजिक स्थिति अलग है। ठीक है, अब बोला सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान के विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो विशेषता प्राप्त हुई वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नुअर अथवा मेलेनेशिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब क्या है, जो मानव विज्ञान का विषय वस्तु है वो सभी अब समग्र रूप पे सभी पे पड़ रहा है। मानव विज्ञान का विषय वस्तु है जो सभी के ऊपर समान रूप से देखा जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि सरल समाज के सभी पक्षों का समग्र में अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, जो सरल समाज हैं या छोटे समाज हैं उनके ऊपर भी एक तटस्थ रूप से अध्ययन किया जा रहा है। ऐसा नहीं माना जा रहा है कि यार नहीं ये पिछड़े हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ किया नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति रही होगी कि आज भी पिछड़े हैं। तो इस तरीके से सभी के ऊपर एक समान अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें अंडमान निकोबार का भी उदाहरण दिया है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया। समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं, अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसी सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी। सामाजिक लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा समुदाय जिसका अध्ययन किया, उसमें रहना और अनुसंधान की निर्जाति पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्री प्रायः सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ बता रहे सामाजिक मनोविज्ञान की अपनी एक विशेषताएं थी। वो क्या थी? लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, ठीक, समुदाय जिसका अध्ययन किया जाना था और उसमें रहना और अनुसंधान की प्रक्रिया अपनाना था। ठीक है, समाजशास्त्री प्राय क्या करते थे? सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते थे, जिसके माध्यम से सर्वेक्षण पद्धति निकली। ठीक है, और संख्यात्मक आंकड़े निकाले गए। इसके थ्रू क्या हुआ? सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन किया गया। तो ये था। फिर बोल रहा 5वें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों, यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों के भी समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता था कि सरल समाजों खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता को खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतर परिवर्तन हुए हैं और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों को जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक
एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि उपागमों के उपयोग करता है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। हम इस पर चर्चा अध्याय 5 में जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध रहा है। तो दोस्तों लास्ट में ये यही कहना चाह रहा है कि जो भारत की स्थिति है, भारत में क्या है, भारत की अपनी एक परंपरा है जिसमें गांव और शहर हमेशा साथ साथ रहते हैं। जाति और जनजाति का हमेशा आपको वर्ग देखने को यहाँ मिलता है। वह यहाँ सामूहिक शिकारी समूह का वर्ग देखने को मिलता है, जो कि एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच में बसा हुआ है, ठीक है। और कॉल सेंटर जो है वहाँ पर क्या होता है, यूरोपीय कंपनी और अमेरिका से आए कॉलों का उत्तर कौन देता है, यहाँ के देसी नागरिक लोग उत्तर देते हैं, ठीक। फिर कह रहा है भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है, ठीक है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। दोनों तरीके से यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने और समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है, ठीक। तो ये था दोस्तों, और अंत में यही कहा कि भारत में जो समाजशास्त्र है और सामाजिक मानव विज्ञान है, ये इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे देश, इतने सारे विविधताएं हैं भारत में, इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे जटिल मिश्रण हैं कि इसमें आपको दोनों को अंतर किया ही नहीं जा सकता। दोनों एक समान रूप में यहाँ पे वर्णित होते हैं और दोनों का अध्ययन समान रूप में ही किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हाफ पार्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर दिया था, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा पहले पार्ट का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट था और आज ये भी ख़त्म हो गया है, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे 2 भाग में अपलोड करूं। अगर मैं 1 भाग में अपलोड करूं, नहीं होता है तो 2 भाग हो सकता है, फर्स्ट सेकंड करके, ओके। तो फर्स्ट सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट तो ऑलरेडी हो गया, तो यानी सेकंड थर्ड आएगा, ओके। अब लास्ट में जाते जाते यही बात रहेगी, पहले आप शब्दावली देख लो, पूंजीवाद, द्वंद्वात्मक, अनुभव, अन्वेषण, आप इसे स्टॉप करके देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसे भी पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए तो समाजशास्त्र जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन उसका वीडियो क्वालिटी काफ़ी लो है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर नंबर 2 को फिर से एक बार अपलोड करूँ, ओके दोस्तों। वो बहुत ही अच्छा है और सरल भी है, आपको काफ़ी तेज़ी से समझ भी आएगा, ओके। तो ये था चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको बताइए कि ये चैनल है जहाँ पर एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है और पूरा लाइन वाइज लाइन कवर किया जा रहा है, जिससे कि उनको भी पढ़ने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और प्यार दीजिए हमें, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर अपना कार्य करते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।